दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों यूजीसी नेट जून जो 2023 में होने वाला है उस वाले की सीरीज चल रही है और हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं। हमने जो स्टार्ट सीरीज की है वो रिसर्च वाले पार्ट से की है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सहसंबंध गुणांक की बात करने जा रहे हैं और कंपलसरी 100% आपको यूजीसी नेट जून जो होने वाला है जेआरएफ वाले में कंपलसरी आपको एजुकेशन सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन मिलेगा। कोरिलेशन किसे कहते हैं, सहसंबंध गुणांक होता क्या है। हम एक तो इसके जनक की बात करेंगे, इसके शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे और दूसरी बात हम बात करेंगे इसके प्रकार की और इसकी विधियों की और इसके मान की बात करेंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सहसंबंध गुणांक के जनक कौन है। दोस्तों तो यहां पर आपको अगर ये पूछे कि इसके जनक कौन है, इसके फादर कौन है, तो दोस्तों आपको बता देना गाल्टन। कौन बताने? गाल्टन बता दें। गाल्टन व्यक्तिगत भिन्नता के भी जनक माने जाते हैं। अब यहां पर अगर दो तरीके से अगर ये पूछे गाल्टन किसके भी जनक माने जाते हैं तो आप एक और बता देना कि व्यक्तिगत भिन्नता के जनक भी माने जाते हैं। दूसरा आपसे ये पूछे गाल्टन की बुक कौन सी है तो आप बुक बता देना हेरिडिटी जीनियस। हेरिडिटी जीनियस। अब आपको समझना क्या है कि सहसंबंध गुणांक होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। देखो सहसंबंध गुणांक दो या दो से अधिक चर राशियां कौमा व्यक्तियों और घटनाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। संबंध को दर्शाता। अब समझने वाली बात यहां पर ये होगी, देखो जब अर्थात का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जब एक चर राशि में वृद्धि होगी तो दूसरी चर राशि में भी वृद्धि होगी या एक चर राशि में कमी होगी तो दूसरी चर राशि में भी कमी होगी। देखो सहसंबंध गुणांक का दोस्तों मतलब ये कहलाता है कि मान लीजिए आपके सामने दो वस्तुएं रखी होंगी। कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए दो वस्तुएं, जब ये वस्तु इस वस्तु से कितना संबंधित है। अब मान लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू मान लेता हूं, मेरे सामने एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है। अब ये जो वस्तु इससे कितनी संबंधित है और ये वस्तु इससे कितनी संबंधित है।
अब मैंने यहां पर पूर्ण रूप से ये लिखा है कि जब दो या दो से अधिक हो या दो चर राशि लेकिन दो से कम ना हो, या तो दो चर राशि या दो से अधिक जो चर राशि होती है उन दोनों में कहां तक सहसंबंध पाया जाता है। अगर सहसंबंध पाया जाता है तो अगर एक चर राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी चर राशि का मान बढ़ेगा, अगर एक चर राशि का मान घट रहा है तो दूसरी चर राशि का मान घटेगा। यानी जब ये वाला मैंने आपको यहां पर बताया है कि एक ये वाली वस्तु है और एक ये वाली वस्तु है, अगर इस चर राशि में मान लीजिए +5 की बढ़ोतरी हो रही है तो इस चर राशि में भी +5 की बढ़ोतरी हो, अगर इस चर राशि में -2 की बढ़ोतरी हो रही है तो इस चर राशि में -2 की बढ़ोतरी हो। कहने का मतलब ये कहलाता है दोस्तों सहसंबंध गुणांक कि इस चर राशि के मान में जो परिवर्तन आएगा दोस्त वो दो प्रकार से आएगा, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। यानी जब इस चर राशि के मान में परिवर्तन आएगा या तो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, लेकिन वही मान अगर इसमें आ रहा है, अगर इसमें प्लस में आ रहा है तो इसमें भी प्लस में आए, अगर इसमें माइनस में आ रहा है तो इसमें भी माइनस में आए। यानी कहने का मतलब यह है कि जब एक चर राशि का मान बढ़ता है तो उसका प्रभाव दूसरी चर राशि पर भी पड़ता है, अगर एक चर राशि का मान घटता है तो उसका मान दूसरी चर राशि के मान पर पड़ता है। यानी दो चर राशि एक साथ परिवर्तित होते हैं तो इसका मतलब वो हमारा क्या कहलाएगा, सहसंबंध गुणांक यानी कोरिलेशन कहलाएगा। यानी जब एक चर राशि घटती है तो दूसरी चर राशि भी घटती है, लेकिन जब एक चर राशि बढ़ती है तो दूसरी चर राशि भी बढ़ती है। ये वाली बात हमें यहां पर समझ लेनी है। अब बात यहां पर हम करते हैं कि मान लीजिए एक जैसे के एग्जांपल के थ्रू हम लेते हैं, जैसे आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। जैसे कि जब हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे देखो, जब x चर का मान बढ़ेगा तो y चर का मान बढ़ेगा, या जब x चर का मान घटेगा तो y चर का मान भी घटेगा। यानी मान लीजिए जब x चर में बढ़ोतरी हो रही है तो y चर में भी बढ़ोतरी होगी, जब y चर में बढ़ोतरी हो रही है तो x चर में भी बढ़ोतरी होगी, जब y चर में घटोत्तरी हो रही है तो x चर में भी घटोत्तरी होगी। कहने का मतलब दोस्त यहां पर यह है समझना, अगर वो आपसे क्वेश्चन ये वाली बात बोलता है कि x और y चर में किस प्रकार का सहसंबंध है, अगर वो इस वाले मान को देता है तो यहां पर आपको बता देना है चर x, y एक साथ परिवर्तित होते हैं। जब x चर का जो मान हो रहा है वही y चर का हो रहा है और जो y चर का हो रहा है वही x चर का हो रहा है, तो इसका मतलब है दोनों एक साथ परिवर्तित होंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, सहसंबंध गुणांक कहलाता है। दोस्तों समझने वाली बात ये होती है, देखो मेरे सामने ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, अगर ये पॉइंट ऐसे होता है तो ये वाला पॉइंट भी ऐसे होगा। मान लीजिए, समझ लीजिए, देखो मान लीजिए मेरे सामने ये दो वस्तु हैं, अगर इस वाले पॉइंट इस वाली वस्तु में ये वाला काम होता है तो इसमें भी ये वाला हो, अगर इस वाले में ये वाला काम हो रहा है तो इस वाले में भी ये वाला काम हो। यानी इस वाले मान में जो कार्य होगा वो इस वाले मान में कार्य हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो,
डजन मैटर उससे, लेकिन सेम दोनों जैसा होना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाता है, सहसंबंध गुणांक कहलाता है। मान लीजिए जैसे मेरी आंख तरफ आता है मेरी आंख बिछ जाती है, ऐसे इस तरफ की आता है तो ये बिछ जाती है, यानी जब इसका मान घटेगा तो इसका भी घटेगा, जब इसका बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा। यानी दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित हैं, यानी दो वस्तुएं एक सीमा तक, किस सीमा तक एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, इसका पता लगाने के लिए मेरे दोस्त किसका प्रयोग करना है, सहसंबंध गुणांक का प्रयोग करना। और सहसंबंध गुणांक की मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि जहां पर दो से अधिक वस्तुएं भी हो सकती हैं और दो वस्तुएं भी हो सकती हैं, जब दो वस्तुओं के बीच में यह पता लगाया जाए कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी सहसंबंधित है, इसका पता लगाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, सहसंबंध गुणांक का। और ये वाली बात मैंने आपको यहां लिखाई है कि जब एक्स चर का मान बढ़ेगा तो वाई चर का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ेगा। जब एक्स चर का मान घटेगा तो वाई चर का मान क्या होगा, घटेगा। यानी यहां पर कहने का तात्पर्य है कि एक्स चर और वाई चर एक साथ परिवर्तित होते हैं। और यूजीसी नेट में यह कम से कम 10 बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सहसंबंध गुणांक की सही व्याख्या बताइए, तो एक ऑप्शन में यह वाला होता है कि एक्स चर और एक्स वाई दोनों एक साथ परिवर्तित होते हैं, एक साथ अंतर संबंधित होते हैं। क्लियर बात है। अब बात यहां पर आएगी प्रकार की। प्रकार कौन से होते हैं, सहसंबंध गुणांक के प्रकार की बात करें, सबसे बड़ा मैटर तो यहां का यही है कि सहसंबंध गुणांक के प्रकार की बात करते हैं। अब सहसंबंध गुणांक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, थोड़ा इनको समझते हैं। देखो, पहला जो सहसंबंध गुणांक होगा वो होगा हमारा धनात्मक सहसंबंध। दूसरा जो होगा दोस्तों वो होगा ऋणात्मक सहसंबंध। उसके बाद जो आएगा दोस्तों वो आएगा शून्य सहसंबंध। उसके बाद जो आएगा वो आएगा रेखीय सहसंबंध। उसके बाद जो आएगा वो आएगा दोस्तों वक्रात्मक सहसंबंध। उसके बाद आएगा द्विसेड़िक सहसंबंध। उसके बाद आएगा बिंदु द्विसेड़िक सहसंबंध। उसके बाद आएगा दोस्तों चतुष्कोणिक सहसंबंध। और उसके बाद आएगा आंशिक या बहुगुण सहसंबंध। इतने सारे सहसंबंध के प्रकार, और यहां से कंपलसरी आपको 1 से 2 क्वेश्चन यूजीसी नेट और जीआरएफ में मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। थोड़ा अब इस सहसंबंध को जानने से पहले थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा इसका मान कितना होता है, इसकी विधि कितनी होती है, ये जान लेते हैं, फिर पूरा डिटेल में इनको पढ़ेंगे। देखो, फिर वो ये पूछेगा, मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि सहसंबंध गुणांक का मान कितना होता है, तो आपको बता देना -1 से लेकर +1 तक। इसकी खास बात ये और होती दोस्तों कि यहां पर सबसे बड़ी बात ये होगी कि इसका मान, इसका जब भी वो आएगा, जो परिणाम आएगा कभी 1 से ज्यादा नहीं आएगा। अगर 1 से ज्यादा आ गया तो ये समझ लीजिए वो हमारा सहसंबंध गुणांक नहीं है। अब बात यहां पर आती है कि जब भी आपसे ये वाली बात पूछे कि सहसंबंध गुणांक का मान कितना होता है, तो आपको बता देना है -1 से लेकर +1 तक।
-1 से लेकर कहाँ तक बता दिया ना, +1 तक इसका मान होता है। क्लियर है। अब इस -1 से लेकर +1 तक का जो मान होता है उसके बारे में थोड़ा हम जाने कि -1 से लेकर +1 तक जो मान होता है उसको थोड़ा हम समझेंगे। तो देखो, एक होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे, एक होता है यहां पर 0 से लेकर 0 तक। फिर दूसरा जो होता है वो होता है 0 से लेकर 0 तक। एक होता है 0 से लेकर 0 तक, 0.60 तक। यहाँ पर पॉइंट लगा रहे हैं, यानी 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर होता है 0.61 से लेकर 0.80 तक। फिर होता है 0.81 से लेकर 1 तक। ये होते हमारे सहसंबंध गुणांक होते। अब इस -1 से लेकर +1 तक इतने भागों में बांटा गया है, यानी -1 से लेकर +1 तक इतने भागों में बांटा गया है। तो हम इनको देखेंगे तो ये होता है नगण्य सहसंबंध। ये जो होता है ये होता है निम्न सहसंबंध। यानी एक होता है नगण्य सहसंबंध, एक होता है निम्न सहसंबंध, और एक होता है साधारण सहसंबंध। एक होता है उच्च सहसंबंध। और एक होता पूर्ण सहसंबंध। पूर्ण सहसंबंध, यानी ये जो हमारा सहसंबंध -1 से लेकर +1 तक बांटा गया है, इसको इतने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? इतने भागों में बांटा गया। अब समझने वाली बात ये होती है कि मान लीजिए दो चर राशि हैं। देखो यहां पर जितनी भी बात होगी सहसंबंध गुणांक में, दो चर राशि की बात होगी। अब दो चर राशि में अगर सहसंबंध 0 मतलब 0 से लेकर 0 तक है तो उसमें सहसंबंध कितना पाया जाएगा? नगण्य। यानी जब दो वस्तुएं और दोनों वस्तुओं में जो कुछ उनकी विशेषता मिल रही है वो 0 तक मिल रही है तो निम्न है, कोई एक दूसरे से संबंधित नहीं, मतलब नकारात्मक है। अगर वो 40 तक मिल रही है तो थोड़ा बहुत सहसंबंध उनमें है। यानी ये वाला जो है हमारा, ये पूर्ण रूप से नेगेटिव सहसंबंध होता है, जो मैंने यहां पर लिखा है ऋणात्मक सहसंबंध। जो यहां पर होगा तो मान लीजिए पॉजिटिव में तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत मानेंगे हाँ ठीक है थोड़ा बहुत प्रभावित कर रहा है, मान लीजिए थोड़ा बहुत प्रभावित कर रहा है। साधारण सहसंबंध काम चला होता है जब दो वस्तुएं, ये वस्तु और ये वस्तु दोनों में ज्यादा सहसंबंध नॉर्मल ही है। अगर एक दूसरे से बिछड़ जाए तो कोई मतलब नहीं होता। प्यार का नाम सुना है, लव गर्ल एंड बॉयफ्रेंड, यानी गर्ल्स की और बॉयफ्रेंड की। थोड़ा आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए अगर गर्ल्स को प्यार हो जाता है, बॉयज को प्यार हो जाता है, और घर वाले अगर बीच में आते हैं और दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं, नो टेंशन, कोई बात नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, छोड़ दिया, भैया वो कौन सा सहसंबंध है? साधारण है। हमने कभी अपने को बिल्कुल गले से नहीं लगाया, हमने हटा दिया, भैया घर वाले कहेंगे तो कर लेंगे शादी, नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं, एक दूसरे का कोई किसी पे प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो कौन सा कहला? साधारण, नॉर्मल है। उच्च, भैया यहां पर एक दूसरे की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जब ये गर्ल्स और बॉयज एक साथ रहने की पूरी पूरी कोशिश करें, घर वालों को मनाएं कि नहीं हमें दोनों को एक साथ शादी करनी है, वो कौन सा कह जाएगा? उच्च। मतलब क्लियर नहीं, अभी शादी करनी है, देखेंगे। और जहां पर एक दूसरे एक साथ भाग जाएं, एक के बिना दूसरे के जीने की कल्पना नहीं की जा सकती, वो कौन सा कहलाएगा? पूर्ण सहसंबंध। और ये वाला गर्ल्स जाती है पूरब में और बॉयज जाता है उत्तर में, एक दूसरे का भैया कोई मेल नहीं खा रहा। जो गुण होते ना, जो हमारे जो गुण मिलते हैं 36 के 36, वो बिल्कुल मेल ना खा रहे, वो कौन सा कहलाता? नगण्य सहसंबंध कहलाता है। क्लियर बात है? आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर समझने वाली बात मेरे दोस्त ये वाली है कि दो वस्तुओं में सहसंबंध देखा जाएगा। अब दो वस्तुओं में सहसंबंध ऑल ओवर की बात करेगा तो -1 से लेकर +1 तक की बात करेगा। लेकिन अगर इसको भी डिवाइड करेगा कि किसमें कितना सहसंबंध है, तो 0 से लेकर 0 तक नगण्य है, 0 से लेकर 0 तक निम्न है, 0 से लेकर 0 तक साधारण है, और 0 से लेकर 0 तक उच्च है। अब इसको भी निकालने के लिए होता है। अब थोड़ा मान लेते हैं, यहां पर एक नोट डाल के और समझ लेंगे। मान लीजिए नोट डाल के इसकी विधि होती है
सहसंबंध गुणांक की विधि होती है। सहसंबंध गुणांक की विधि कितनी होती है तो आपको बतानी है, 2 विधि होती है। कितनी विधि होती है? 2 विधि होती है। देखो कौन कौन सी। एक होती है कोटि अंतर विधि, और इसके जो जनक हैं वो आपको बताना है स्पीयरमैन। इसके जनक कौन है? स्पीयरमैन। और इसको बोलते हैं रैंक डिफरेंट मेथड विधि। इसको क्या बोलते हैं? रैंक डिफरेंट। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको बताना है, P बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन और एन स्क्वायर माइनस 1। यानी इस वाले विधि से एक फॉर्मूला स्पीयरमैन ने दिया है। P उल्टा जो थोड़ा टेढ़ा P होता है इसको बोलते हैं रो। अभी हम बताएंगे, थोड़ा इसको भी समझा दें उसको समझाने से पहले। अब मान लीजिए इसके कुछ चिन्ह होते हैं, इसके चिन्ह होते हैं। अब इसके जो चिन्ह माने गए तो एक तो माना गया R, एक माना गया P और एक माना गया रो। और ये आपको याद होनी चाहिए, रो RHO, ये रो माना गया। और ये जो मैंने लिखा है ये रो होता है। अब 1 माइनस यानी 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, अपोजिट में आपको ऑब्लिक करके लिखना, नीचे बटे में लिखना एन स्क्वायर माइनस 1। अब जो कुछ भी हमें मान निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो ये समझ लिए इसके द्वारा निकालेंगे। और जब आंसर 1 से कम आएगा तो हमारा सहसंबंध गुणांक सही है। अगर 1 से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मान मैंने 1 से ज्यादा लिखा है नहीं तो ज्यादा क्यों आएगा, अगर आपका ज्यादा आ रहा है तो ये समझ लीजिए आपकी कैलकुलेशन गलत है। अब मान लीजिए इनमें से कोई सा भी आ रहा है, मान लीजिए इस फॉर्मूले से आपने फॉर्मूला निकाला और उसका जो आ रहा है वो आ रहा है 0.45। अब 0.45 किस में आ रहा है तो 41 से लेकर 60 तक साधारण सहसंबंध है। यानी जब गर्ल्स था और बॉयज था, इन दोनों की रुचि, मूल्य और अभ्यताओं को जाना, और इन दोनों में जाना कितना कि इनमें जो सहसंबंध है 0.45 तक है, तो साधारण है। इनको हटा सकते हैं, इनको तोड़ सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर यही सहसंबंध यहां पर आता 0.85 तो 85 कहां पर है? पूर्ण है। इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों की विशेषता, इन दोनों के जोड़, इन दोनों की मूल्य और इन दोनों के आदर्श और रुचियां सेम है। क्लियर होगी? अब दूसरे जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, एक तो ये वाली होगी। अब दूसरे जो हम पढ़ेंगे वो आएगी हमारी प्रोडक्ट मोमेंट विधि। दूसरी वाली हमारी कौन सी आ रही है? वो आ रही है प्रोडक्ट मोमेंट विधि। इसके जनक कौन? कार्ल पियर्सन। इसके जनक कौन है? कार्ल पियर्सन है। यानी प्रोडक्ट मोमेंट विधि के अगर जनक आपसे पूछे तो इसके जो जनक बताने वो आपको बताने कार्ल पियर्सन बताने। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है तो इसका फॉर्मूला आपको बताना है आर बराबर होता है एन एक्स बाई एन। इसका फॉर्मूला थोड़ा देखते हैं अभी, एन एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब अंडरलाइन में करेंगे तो अंडर रूट में होगा एन, इसका फॉर्मूला होता है एन इसका होता है एन बराबर होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एन सिग्मा बाई स्क्वायर माइनस सिग्मा बाई का होल स्क्वायर, और इसको हम ले लेंगे अंडर रूट में। ये इसका फॉर्मूला है जो मोस्टली कम पूछा है, थोड़ा डिफरेंट हो गया तो मुझे दिमाग से स्लिप हो गया था। तो एन एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स वाई। अब समझना क्या है, ये जो आएगा जो आपसे पूछेगा वो सबसे ज़्यादा इसको पूछेगा। किसको पूछेगा? इसको पूछेगा। और सहसंबंध गुणांक की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो मैंने आपको ये वाली बात बताई कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी का जो हमें पता लगाना है वो किसके द्वारा लगाना है? वो सहसंबंध गुणांक के लगाना है। मैंने आपको बताया सहसंबंध गुणांक को दो या दो से अधिक चर राशियों, व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं के बीच सहसंबंध को दर्शाता। अगर एक चर राशि का मान घट रहा है तो दूसरी चर राशि का मान भी घटेगा, अगर एक चर राशि का मान बढ़ रहा है तो दूसरी चर राशि का मान भी बढ़ेगा।
अब उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया था, अगर इसके जनक पूछे तो गाल्टन, और गाल्टन को व्यक्तिगत भिन्नता के जनक भी माना जाता है और इनकी पुस्तक हेरिडिटी जीनस भी होता है। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब एक्स चर का मान बढ़ेगा तो वाई चर का मान भी बढ़ेगा, जब एक्स चर का मान घटेगा तो वाई चर का मान भी बढ़ेगा। और यहाँ पर समझने वाली बात दोस्तों सिर्फ आपको ये समझनी है कि जब भी सहसंबंध गुणांक की बात होगी तो यहाँ पर दो वस्तुओं का होना कंपलसरी है, यहाँ पर दो वस्तुओं का होना कंपलसरी है। कि दो वस्तुएं होती कौन कौन सी हैं, दो वस्तु कौन कौन सी होती हैं, अब समझेंगे कि अब मैंने आपको इसका मान भी बता दिया कि इसका मान कौन सा होता है। तो मैंने आपको बता दिया इसका मान जो होता है -1 से लेकर +1 के बीच में होता ही होता मान। अब इसको भी मैंने डिफरेंट बता दिया कि नगर सहसंबंध कहाँ से कहाँ तक होता है, निम्न सहसंबंध कहाँ तक होता है, साधारण सहसंबंध, उच्च सहसंबंध, पूर्ण सहसंबंध। इसको जो टारगेट करते हैं, जैसे मीन को हम एम से करते हैं, ऐसे इसको चिन्ह को आर, रो और पी इससे करते हैं। अब इसकी दो विधियां, कोटि अंतर विधि और प्रोडक्ट मूवमेंट विधि। कोटि अंतर विधि को रैंक डिफरेंट विधि के नाम से भी जाना जाता है और प्रोडक्ट मूवमेंट विधि होती है कार्ल पियर्सन की। रैंक डिफरेंट विधि होता है P बराबर 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर n स्क्वायर -1 होता है। ये वाली बात क्लियर है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया nxy - सिग्मा x सिग्मा y, और ये वाला पूरा बता दिया। अब बात यहाँ पर आती है इसके प्रकार की, क्योंकि प्रकार से भी क्वेश्चन आएगा। तो मैं इसके प्रकार की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो धनात्मक सहसंबंध होता है और ऋणात्मक सहसंबंध होता है। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे इस वाले इनसे पूरे इसके प्रकार से, क्योंकि यहाँ से कंपलसरी आपको दो क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस होंगे। अब इसमें से जो इसके प्रकार हैं इनके में चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे। देखो अब हम बात करेंगे इसके प्रकार की कि इसके प्रकार कैसे कैसे क्या हुआ है, ठीक है। अब इसके प्रकार को भी समझना है। देखो सबसे पहले जो हम बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे धनात्मक सहसंबंध की, और धनात्मक सहसंबंध को मैं आपको यूं ही समझा दूंगा। देखो समझना धनात्मक सहसंबंध क्या होता है, इसको मैं डिटेल में नहीं लिखा रहा, डिटेल में लिखाने वाला होगा उसको लिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से कोई ज़्यादा आपको हार्ड नहीं लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर दो चर राशि हैं, समझना को है, दो चर राशि हैं। जितने भी सहसंबंध गुणांक होंगे उनमें चर राशि होंगे। अब धनात्मक सहसंबंध क्या कहलाता है कि जब एक चर राशि बढ़ेगी तो दूसरी भी चर राशि बढ़ेगी। अगर वो ये कहता दूसरा एक चर राशि घटेगी तो दूसरी चर राशि भी घटेगी। वो हमारा कौन सा सहसंबंध कहलाएगा, धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। अब दिमाग में ये वाली बात मान लेके ना कि एक चर राशि घट रही है और दूसरी चर राशि घट रही है तो ऋणात्मक सहसंबंध होगा, नहीं। देखो मान लीजिए एक वस्तु ये है, एक वस्तु हमारी ये है और एक वस्तु हमारी ये है। अब दो कंडीशन समझनी है। अगर इस चर राशि में यहां पर 10 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है तो इस चर राशि में भी कितने की बढ़ोतरी हो, 10 की बढ़ोतरी हो। अगर इस चर राशि में 20 की बढ़ोतरी, 20 की घटोत्तरी हो रही है, 20 माइनस हो रहे हैं तो इसमें भी कितने माइनस हो, 20 माइनस होगा। अगर माइनस हो रहा है तब भी धनात्मक होगा, लेकिन इन दोनों चर राशियों में जो परिवर्तन होगा मेरे दोस्त, इन दोनों चर राशियों में जो परिवर्तन होगा वो समान होना चाहिए, या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में। यानी ये मत समझ लेना कि एक चर राशि में घट रहा मान और दूसरी चर राशि में भी घट रहा है तो ऋणात्मक हो जाएगा, नहीं। अगर एक चर राशि का मान घट रहा है और दूसरी का भी घट रहा है सेम तो भी धनात्मक होगी। अगर एक चर राशि का मान बढ़ रहा है और दूसरी का भी बढ़ रहा है
तब भी धनात्मक होगी, क्योंकि दोनों चर राशियों में परिवर्तन कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। जब दोनों में समान आएगा तो धनात्मक सहसंबंध आएगा, यानी एक चर राशि में होने वाला परिवर्तन दूसरी चर राशि को सेम परिवर्तित करे। अगर एक चर राशि का मान घटता है तो दूसरी चर राशि का मान भी घटेगा, अगर एक चर राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी चर राशि का भी मान बढ़ेगा। मान लेते हैं अगर x चर का मान कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो y चर का मान भी कैसा होगा, बढ़ेगा। अगर x चर का मान घट रहा है तो y चर का मान भी घटेगा। यानी कोई भी कंडीशन हो लेकिन कंडीशन सेम होनी चाहिए, धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। दूसरी पे आते हैं ऋणात्मक सहसंबंध, इस पे आते हैं ऋणात्मक सहसंबंध। अब यहां पर समझने वाली बात यह होती है कि जब एक चर राशि में जो परिवर्तन हो रहा है वो दूसरी में विपरीत बन रहा है, परिवर्तन है। देखो एक चर राशि में होने वाला परिवर्तन दूसरी चर राशि में विपरीत परिवर्तन लाए। कैसा परिवर्तन लाए, विपरीत परिवर्तन जो लाता वो कौन सा कहलाता, ऋणात्मक। जैसे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टेंशन ले लें। एक चर राशि ये है और एक चर राशि ये है। ये चर राशि कौन सी है, x है, और ये कौन सी है, y है। अगर x चर का मान बढ़ रहा है तो y चर का मान घट रहा है, अगर x चर का मान घट रहा है तो y चर का मान बढ़ रहा है। यानी जब x चर का मान बढ़ेगा तो y चर का मान घटेगा। परिवर्तन कैसा लाना है, विपरीत परिवर्तन लाना है। जब x चर का मान घटेगा तो y चर का मान बढ़ेगा। ऋणात्मक सहसंबंध उसी को कहते हैं कि किसी एक चर राशि में होने वाला परिवर्तन दूसरी चर राशि में विपरीत लेके आए। यहां पर 10 की बढ़ोतरी हो रही है, वहां पर 5 घट गए, यहां पर 5 घट गए, यहां पर 1 बढ़ेगा। यानी इस चर राशि में होने वाला परिवर्तन इसमें विपरीत परिवर्तन लेके आता है। कौन सा सहसंबंध कहलाता है, ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। धनात्मक अगर ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ऋणात्मक ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। बात दो चर राशि की होंगी, बात किसकी होंगी, दो चर राशि की। जब एक चर राशि मान घट रहा है दूसरी में बढ़ रहा है, ऋणात्मक, एक में घट रहा है दूसरी में बढ़ रहा है, मतलब विपरीत परिवर्तन जो आएगा वो ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। तीसरा आते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा शून्य सहसंबंध। कौन सा होता है, देखो यहां पर समझेंगे इस सहसंबंध में एक चर राशि में होने वाला परिवर्तन दूसरी चर राशि पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, वो कौन सा कहलाता है, शून्य। शून्य तो आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए एक ये वाली वस्तु है और एक ये वाला चर है, इस x चर y चर। अब मान लीजिए यहां पर हम बात करते हैं, अगर x चर के मान में 5 की बढ़ोतरी हो रही है और यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अगर यहां पर -10 हो रहा है और यहां पर कोई प्रभाव न पड़े,
एक चल राशि में होने वाला परिवर्तन दूसरी चल राशि में कोई प्रभाव नहीं डालता है, कौन सा सहसंबंध कहलाता है? शून्य सहसंबंध कहलाता है। एक चर राशि में होने वाला परिवर्तन दूसरी चर राशि में विपरीत परिवर्तन लाता है, ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। एक चर राशि में होने वाला परिवर्तन दूसरी चर राशि में समान परिवर्तन लाता है, धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। क्लियर है ना? बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना। ईमानदारी से अगर आप पढ़ेंगे नेट पास कराने की मेरी गारंटी है, कॉन्सेप्ट कराने की, क्लियर कराने की मेरी गारंटी है, अगर ईमानदारी से आप पढ़ते हैं। शून्य में यहां पर घटे या बढ़े इस पर कोई मतलब ना हो, यहां पर घटे या बढ़े यहां पर कोई मतलब ना हो। ऋणात्मक है, यहां पर घटेगा यहां पर बढ़ेगा, यहां पर बढ़ेगा यहां पर घटेगा। धनात्मक अगर यहां पर 10 बढ़ रहे तो यूं 10 बढ़ेंगे, अगर यहां 20 घट रहे तो यहां पर भी 20 घटेंगे। वो कौन सा सहसंबंध कहलाता है? अब आता है हमारा रेखीय सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध में क्या होगा, आपको सिर्फ एक शब्द याद रख लेना, रेखीय सहसंबंध। देखो रेखीय सहसंबंध में क्या होता है, जब दो चर राशियों में परिवर्तन होता है तो वो एक ही रेखा का अनुसरण करते हुए जाता है, यानी वो क्रम में होगा। जैसे इसका मतलब क्या होता है, अब आपको एक चीज याद रख लेना, एक ही रेखा या क्रम का अनुसरण करता है, या क्रम का जो अनुसरण करता वो हमारा क्या कहलाता, वो रेखीय कहलाता। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के थ्रू हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2,2 फिर 3 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 4 फिर 3 फिर 6 फिर 3, यानी हर 2 अंक के बाद 3 अंक आ रहा है, हर 2 अंक के बाद 3 अंक आ रहा है, हर 2 अंक के बाद 3 अंक आ रहा है, हर 2 अंक के बाद 3 अंक आ रहा है। यानी मान लीजिए जो भी परिवर्तन हो रहा है दूसरी वैल्यू में वो एक ही रेखा का, एक ही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वो कौन सा कहलाता है? हमारा रेखीय सहसंबंध कहलाता है। तीनों कॉन्सेप्ट, चारों कॉन्सेप्ट क्लियर है, नोट कर लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा वक्रात्मक सहसंबंध। अब कौन सा आता है हमारा? वक्रात्मक सहसंबंध। देखो इसको थोड़ा समझना है, इसमें कहीं 2 चर राशियों में सहसंबंध एक सीमा तक धनात्मक और उसके बाद ऋणात्मक हो जाता है। वो कौन सा कहलाता है? हमारा वक्रात्मक सहसंबंध। ये आपको रट लेना है, यानी 2 चर राशि हैं, 2 चर राशि आपको एक सीमा तक तो पूरा पॉजिटिव करती हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप नेगेटिव हो जाती हो। वो कौन सा सहसंबंध कहलाता है? वो ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। यानी जब 2 चर राशियों में एक सीमा तक धनात्मक होगा या उसके बाद ऋणात्मक हो जाएगा, वो हमारा कौन सा सहसंबंध कहलाएगा? वो वक्रात्मक सहसंबंध कहलाएगा। अब आता है द्विश्रेणिक सहसंबंध। नेक्स्ट कौन सा आता है? द्विश्रेणिक सहसंबंध। ये आपको रटने पूरे, मैं आपको समझा पूरा दूंगा। द्विश्रेणिक सहसंबंध, ये भी आपको पूरा रटना है। देखो द्विश्रेणिक में क्या होता है, इन 2 चर राशियों में, यानी 2 चर राशियों में जो सहसंबंध होता है
देखो, इस सहसंबंध की गणना तब की जाती है जब दो चर राशि में परिवर्तन निरंतर या सामान्य होता है। अब इसमें आपको ये वाली बात याद रखनी है, बस इसका कॉन्सेप्ट यही पूछेगा, और इसमें आपको ये देखना एक सीमा तक धनात्मक और उसके बाद क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। वो कौन सा कहलाता, हमारा वक्रात्मक कहलाता। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि दो चर राशि में जो परिवर्तन हो रहा है वो निरंतर या सामान्य हो रहा है। अब एक और आता है द्विश्रेणिक सहसंबंध, बिंदु द्विश्रेणिक सहसंबंध, इसको भी देखेंगे। देखो, इस सहसंबंध में क्या होता है, इस सहसंबंध में दो चर राशि में से एक चर राशि का मान सामान्य या निरंतर तथा दूसरे चर राशि का मान खंडित होता है। खंडित होता है। अब यहां पर बात ये होगी कि जब दो श्रेणिक सहसंबंध होगा तो एक दो चर राशि में से एक चर का मान कैसा होगा, निरंतर होगा, तथा दूसरे चर का मान कैसा होना है, दूसरे चर का मान आपको बता देना कैसा है, खंडित हो रहा है। वो कौन सा कहलाता है, वो हमारा कहलाता है द्विश्रेणिक, बिंदु द्विश्रेणिक। लेकिन द्विश्रेणिक सहसंबंध में मैंने आपको बताया कि दोनों चर राशियों का मान सामान्य निरंतर होगा, जबकि द्विश्रेणिक में मैंने बताया एक का मान सामान्य निरंतर है और दूसरे का खंडित है। समझ लेना। अभी तीसरा आता है। तीसरे की जब हम बात करते हैं दोस्तों, वो है चतुष्कोणिक। ये भी थोड़ा इंपोर्टेंट है, चतुष्कोणिक सहसंबंध। इसमें क्या होता है, इस सहसंबंध में दोनों चर राशियों का मान खंडित होता है तथा इसमें दोनों चर राशि बिंदु द्विश्रेणिक की होती हैं। इसके मापन के लिए 2 × 2 का प्रयोग करते हैं।
देखो, तीनों को समझना, द्विसेड़िक, बिंदुसेड़िक और चतुष्कोणिक, एक लाइन में समझा दूंगा। रटना है चारों को और रट के ही समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल के थ्रू तो वो धनात्मक ऋणात्मक ये आ रहे थे। अगर आपसे ये पूछे कि वह कौन सा सहसंबंध है जिसमें दो चर राशियों में मान एक सीमा तक बढ़ता है फिर उसके बाद घट जाता है, वो कौन सा सहसंबंध कहलाता है? तो दोस्तों आपको बताना है वक्रात्मक सहसंबंध कहलाता है। कौन सा सहसंबंध कहलाता है? वक्रात्मक सहसंबंध कहलाता है। लेकिन जब हम द्विसेड़िक सहसंबंध की बात करते हैं तो दो चर राशियां, मैं आपको शुरू से ये वाली बात बता रहा हूं कि सहसंबंध गुणांक की जब बात होगी ना तो दो चर राशियों की बात होगी, दो वस्तुओं, दो घटनाओं, दो परिस्थितियों की बात होगी। और जब दो परिस्थितियों में एक सीमा तक धनात्मक हो रहा है और उसके बाद लो हो रहा है, वक्रात्मक सहसंबंध है। जबकि द्विसेड़िक सहसंबंध में मैंने आपको बताया कि जब दो चर राशि होंगी तो एक चर राशि में परिवर्तन कैसा होगा? निरंतर सामान्य होगा। सॉरी, द्विसेड़िक में दोनों चर राशियों में जो परिवर्तन, जो मान होगा वो सामान्य निरंतर ही होगा, वो द्विसेड़िक कहलाती है। लेकिन बिंदु द्विसेड़िक में मैंने आपको बताया कि एक चर का मान सामान्य निरंतर होगा जबकि दूसरे का मान क्या लिखा है? खंडित होगा। एक का मान निरंतर सामान्य और दूसरे का खंडित, द्विसेड़िक सहसंबंध है। दोनों श्रेणियों या दोनों चरों का मान सामान्य निरंतर होगा, वो आपको बताना है द्विसेड़िक सहसंबंध। लेकिन चतुष्कोणिक सहसंबंध में मैंने आपको ये बात बताया कि जब यहां पर दो चर राशि ली जाएंगी, जब यहां पर दो चर राशि ली जाएंगी तो दोनों चर राशि कौन सी ली जाएंगी? ये वाली ली जाएंगी, बिंदु द्विसेड़िक सहसंबंध की चर राशि ली जाएंगी, जो मैंने आपको यहां पर बताया है। और इसका एक और देख लेना है, इसके मापन के लिए 2 × 2, 2 × 2 का मापन किया जाता है, यानी इन दोनों चर राशियों का मापन किया जाएगा। और चतुष्कोणिक सहसंबंध में दोनों चर राशियां खंडित ही होंगी और दोनों चर राशियों का जो मान होगा 2/2 में लिया जाएगा। अगर ऐसे ना पूछे तो दोनों चर राशियों का जो मान होगा वो बिंदु द्विसेड़िक सहसंबंध का होगा। आप इनको नोट कर लें। अब उसके बाद आता हमारा आंशिक सहसंबंध या बहुगुण सहसंबंध। देखो, इसको भी थोड़ा समझा देते हैं। आंशिक सहसंबंध या बहुगुण सहसंबंध, इसमें क्या होता है कि जब दो चर राशियों के मध्य किसी तृतीय चर की भूमिका प्रासंगिक हो जाती है। देखो, थोड़ा लिख लेते हैं, इसको समझ में आ जाए। इसमें दो चर राशियों के मध्य तृतीय चर की भूमिका, तृतीय चर की भूमिका प्रासंगिक होती है। तो इस बात का पता लगाना कि किन दो चर राशियों में सहसंबंध है, सहसंबंध है। अब देखो, मान लीजिए जब दो चर राशि हमारे पास है और उसी में कोई तीसरी चर राशि आ जाए, अब पता लगाना इस बात का मुश्किल होता है कि भैया किन दो चर राशियों में सहसंबंध है। समझे थोड़ा इसको। मान लीजिए हमारे पास ये दो चर राशियां हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। क्लियर है? अब यहां पर तीसरी चर राशि और आ जाए, ये वाली है। अब इन तीन चर राशि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इसमें से भैया किसका पता लगाएं कि ये इससे संबंधित है कि इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है कि इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है। यानी जब तीन चर राशियां आ जाती हैं, उन तीनों चर राशियों में से हमें यह पता लगाना मुश्किल होता है कि सहसंबंध किन दो चर राशियों में है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें से किसी एक चर के मान को स्थिर रख देंगे। एक चर के मान को स्थिर रखकर उन दो चरों के मध्य यानी दो चर राशियों के बीच में सहसंबंध प्राप्त कर लेंगे। वो हमारा कौन सा कहलाएगा? आंशिक सहसंबंध या बहुगुण सहसंबंध कहलाएगा। यानी आंशिक सहसंबंध या बहुगुण सहसंबंध वो कहलाता है जब दो चर राशियों के बीच किसी तृतीय चर की भूमिका आ जाती है, तो पता लगाना इस बात का मुश्किल हो जाता है कि किन दो चर राशियों में सहसंबंध है। तो तृतीय चर के मान, किसी एक चर के मान को हटा देंगे,
फिर उन दोनों चर के मान को इस तरह कर लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मान लेते हैं, मान लीजिए आपने टेट पास किया, टेट पास करने के बाद अब आपका टीजीटी का भी एग्जाम है और सुपर टेट का भी एग्जाम है। अब यहां पर मान लीजिए टीजीटी का भी एग्जाम है, सुपर टेट का भी एग्जाम है और इधर सी टेट का भी एग्जाम है, सी टेट का भी आपका है। अब ये जो आपके 3 एग्जाम है, अब इन 3 एग्जामों में से स्टेट पास नहीं किया, थोड़ा इसको हटा दें, इन 3 एग्जाम में से अब आपको तीनों के तीनों सामने आ गए। अब बात यहां पर ये हो रही है कि भैया इन तीनों में से कौन है पढ़ो जाए, इन दोनों में से वो कौन से दो दोनों का सिलेबस मैच खाता हो। तो हमें यहां पर किसी एक को तो हटाना पड़ेगा, और जब हमें 2 चर राशि ऐसी करनी है कि जिससे 2 एक साथ प्राप्त हो जाए, तो हम सोचेंगे टीजीटी का जो सिलेबस है वो पूरा अलग होता है, सुपर टेट और सी टेट का थोड़ा मेल खाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल और आपको हिंदी मैथ और सीडीपी आती है। तो जो हम इन दोनों के साथ में ले लेंगे और टीजीटी वाले मान को, टीजीटी वाले चर को हम साइड में रख देंगे। जब 2 चरों के मध्य तृतीय चर की भूमिका प्रासंगिक हो जाती है तो पता लगाना इस बात का मुश्किल हो जाएगा किन 2 चर राशियों में सहसंबंध है। तो एक को हटा के 2 को सहसंबंध करके उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। कौन सा सहसंबंध कहलाता है? आंशिक या भागोड़ सहसंबंध कहलाता है। यह था दोस्तों कोरिलेशन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, आप लोग कमेंट तो बहुत कम करते हैं, 2-3 लोग ही कमेंट कर देते हैं। कम से कम जो लोग देखो वो लोग कमेंट तो कर दें। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईमानदारी से पढ़ोगे तो नेट पास कराने की गारंटी हमारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।